राधे 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 राधे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीएससी विद भाई। तो आप सब जैसे जानते ही हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे ये पूछा था कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिनर्स गाइड लाऊं कि नहीं लाऊं। मतलब मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं और मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और अब मैं काफ़ी अच्छा बिगिनर हो चुका हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने किन पॉइंट से स्टार्ट किया था, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था और आखिर यूपीएससी है क्या, वाई यूपीएससी, आखिर क्यों यूपीएससी चाहिए। ऐसे सवाल, कई सवाल हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस के हैं। तो उन चीज़ों के जवाब देने के लिए मैंने आप सबसे ये सजेशन मांगा था कि मैं बिगिनर्स गाइड लाऊं कि नहीं लाऊं। तो ज़्यादा अच्छा फीडबैक तो नहीं मिला, लेकिन ये फीडबैक मिला है कि ये यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिनर्स गाइड लाना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस और कंटेंट अवेलेबल है जैसे आपको यूपीएससी के बारे में पता चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इजी से इजी वे में इसको समझा सकूँ। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि व्हाट इज़ यूपीएससी। तो मतलब यूपीएससी है क्या। तो सबसे पहला सवाल ये है कि यूपीएससी है क्या। तो इसका जवाब यही है कि काफ़ी एस्पिरेंट्स यूपीएससी को खुद एग्ज़ाम मानते कि यूपीएससी ही एक एग्ज़ाम है। तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, मतलब एक ऐसा कमीशन या डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम करवाती है। तो अगर हम स्टार्ट करें एलिजिबिलिटी के साथ, तो एलिजिबिलिटी ये है कि उसे या तो इंडियन, भूटान, नेपाल या फिर तिब्बत 1962 के बाद वो सिचुएटेड होना चाहिए। यानी इन चारों नेशनलिटी के एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए अपीयर कर सकते हैं। और अगर एज की बात की जाए तो सबसे पहले तो जो मिनिमम एज होती है वो तीनों कैटेगरी 21, तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 21 होती है। अब मैक्सिमम एज की बात की जाए तो जनरल के लिए 32 विथ 6 अटैम्प्ट्स, SC/ST के लिए 37 विथ नो लिमिट ऑफ अटैम्प्ट्स और OBC के लिए 35 विथ 9 अटैम्प्ट्स। अब एज रिलैक्सेशन भी आती है। एज रिलैक्सेशन में हमारे पास 3 कैटेगरीज है। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, जम्मू और कश्मीर डोमिसाइल्स के लिए और डिसेबल सर्विसमैन या डिसेबल फ्रॉम ड्यूटी, किसी गवर्नमेंट ड्यूटी से डिसेबल के लिए। इन तीनों कैटेगरीज में एज के लिए रिलैक्सेशन दे रखी है। अब अगर एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो एजुकेशन है वो आपको ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगी। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड होकर इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, BSc हो, BA हो, BTech हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएटेड हो रहा है और आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब अगर हम पहले स्टेज या पहले राउंड की बात की जाए, प्रीलिम्स, जिसे प्रीलिमिनरी भी कहते हैं फुल फॉर्म में। प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम्स या 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है GS जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इन दोनों ही एग्ज़ाम में 200 के मार्क्स के ये एग्ज़ाम होते हैं। इसका मतलब प्रीलिम्स टोटल 400 मार्क्स कैरी करता है। पहला एग्ज़ाम GS जनरल स्टडीज़ कट ऑफ बेस्ड होता है, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है और आपको GS में सेफ स्कोर करने के लिए 115 या 130 यानी 115 से लेकर 130 के बीच में लाना पड़ता है। ये मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से बता रहा हूँ कि यही सेफ स्कोर होता है GS के लिए। और CSAT के लिए आपको 33% यानी 66 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। GS कट ऑफ बेस्ड पेपर होता है और CSAT क्वालिफाइंग नेचर पेपर होता है। दोनों ही पेपर आपको क्लियर करने पड़ते हैं अगले राउंड यानी मेंस में बैठने के लिए। ये कंपलसरी होता है, आपको लाने पड़ते हैं। CSAT एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है। 33% का मतलब 66 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। टोटल ये 400 मार्क्स का पेपर होता है। इसके जो ड्यूरेशन होते हैं दोनों पेपर के, वो 2-2 घंटे के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी वो हम आगे चल के बात करेंगी, दोनों ही एग्ज़ाम्स के साथ लेकर। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज मेंस की।
बेस जो है वो 9 एग्ज़ाम कैरी करता है, 9 एग्ज़ाम्स कैरी करता है। 9 एग्ज़ाम्स में आपके टोटल 1750 मार्क्स 1750 मार्क्स आते हैं, जिसमें से पहले 2 एग्ज़ाम्स होते हैं लैंग्वेज के, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप अपने पसंद का कोई एग्ज़ाम, किसी पसंद के एग्ज़ाम या पसंद के सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं खुद चुनकर। ये 300 मार्क्स का होता है और इसमें आपके पसंद के सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होता है। अब दूसरा जो पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। तो 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होते हैं। एक आपको अपने फेवरेट लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं आप, किसी भी लैंग्वेज में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है रजिस्टर्ड है, जैसे असामीज़, बोडो, फ्रेंच, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, बंगाली, इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संतली, तमिल, उर्दू। ये सारे लैंग्वेज हमारे संविधान में लिखे गए हैं। आप इनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज का पेपर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। दूसरा लैंग्वेज आपको इंग्लिश का ही देना पड़ता है। तीसरे पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर एस्से के ऊपर होता है, जो 250 मार्क्स का होता है। ये भी आप अपने मीडियम के लैंग्वेज से दे सकते हैं। इसमें आपको एस्से किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। उसके बाद आपके इफेक्टिव, नेचर और एग्जैक्ट जो भी एक्सप्रेशन दिए उनके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। चौथा, पाँचवा, छठा और सातवें पेपर की बात करें तो ये जीएस पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। ये पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं, यानी 1000 मार्क्स आपके जीएस बेस पे कंसिस्ट करते हैं। तो ये हो गया आपके 7 पेपर्स। अब जो लास्ट 2 पेपर्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी आप किसी 2 सब्जेक्ट के ऊपर आप पेपर दे सकते हो। वो 250 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी 500 मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरी करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1/3 बेस की मार्क कैरी करता है, जो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बेसिस की प्रैक्टिस करो तो आप जिस सब्जेक्ट में आपका जो माइंड है वो बैठा हुआ है, जिसमें आप कमांड पकड़ी हुई है, उस सब्जेक्ट का आप टेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, अराबिक, बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एक्सेट्रा। ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पर पेपर दे सकते हो। आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं और 2 पेपर होते हैं। 2150 मार्क्स आपके इन 2 पेपर्स के हो गए। ये दोनों ही पेपर निकालने के बाद आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू भी बोलते हो। ये होता है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का ये होता है। इसमें कैंडिडेट किसी भी लैंग्वेज का प्रेफरेंस लेके इंटरव्यू दे सकता है, भले ही उस लैंग्वेज में उसने पेपर दिया हो या ना दिया हो। उसके लिए जो यूपीएससी होती है वो एक ट्रांसलेटर भी बुलाती है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हो, जैसे मराठी, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में एक्सेट्रा, आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो। उसके लिए ट्रांसलेटर आता है, यूपीएससी उसे अरेंज कराती है। तो उसकी आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप किस लैंग्वेज में पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू दे सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मीडियम में इंटरव्यू टेस्ट दे सकते हो। अब जितने भी मार्क्स तीनों पेपर के मिला के, बेस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, तीनों पेपर्स के मिला के काउंट करके उसके हिसाब से मेरिट रैंकिंग बनाई जाती है। जिस मेरिट रैंकिंग पे कमीशन क्वालिफाइंग मार्क्स देकर पोस्ट देता है एस्पिरेंट्स को। उस पोस्ट के बाद उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उस पोस्ट वाइज के हिसाब से ट्रेनिंग भेजा जाता है। अभी हमने एग्ज़ाम के बारे में जाना है कि किस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स में किस तरह के बेस में होते हैं, और फिर ट्रेनिंग के लिए उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब सिलेबस की भी बात आएगी तो सिलेबस के बारे में भी हम जानेंगे। धीरे धीरे हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा इजी वे में समझाते रहेंगे कि किस हिसाब से आपको सिलेबस लेना है, कैसे कैसे आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या कवर करना है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कितना टाइम देना है, आपको शुरुआत कब से करनी है। कुछ बच्चे होते हैं 12वीं के बाद से ही शुरुआत करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कॉलेज के बाद से शुरुआत करते हैं, कुछ बच्चों को, कुछ एस्पिरेंट्स को काफ़ी लेट हो जाता है स्टार्ट करते हुए, लेकिन
तब भी वो क्रैक करते हैं। तो आप कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मैंने बात की थी बेस में लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर बाकी जो 7 पेपर होते हैं वही आपके रैंक डिसाइड करेंगे कि आपका क्या रैंक है, पेपर के मेरिट में आपको क्या रैंक मिलेगा। वही 7 पेपर आपको डिसाइड करेंगे। तो 7 पेपर्स बहुत मायने रखते हैं। वैसे तो मायने हर ही पेपर रखता है क्योंकि सब मार्क्स में है, लेकिन वही 7 पेपर्स आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। दोनों ऑप्शनल, एक एसए और 4 जीएस, कि आपकी क्या रैंक होनी चाहिए। तो आपको उसके लिए आपको लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज आप ऑप्शनल देना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, और एसए जिस लैंग्वेज, उनको भी कमांड अच्छी होनी चाहिए। आपको कैसे किस किस सोर्सेज से पढ़ना है, आपको ऑप्शनल कैसे चूज करना है। ये अगर मेनली मान लो तो आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, तो अभी हमें उसी प्रकार से ऑप्शनल चूज करना चाहिए। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भी ऑप्शनल कि मैं किस मीडियम से देना चाहता हूँ, कौन से सब्जेक्ट देना चाहता हूँ, वो चूज़ करने में 1 से 2 महीने लग गए थे। फिर आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये कोई टफ एग्जाम्स नहीं है, इट्स अ चैलेंजिंग एग्जाम। इट इज़ नॉट अ टफ एग्जाम, इट्स अ चैलेंजिंग एग्जाम। आपको बस एग्ज़ाम के बारे में जानना है, आपको बस एक एग्ज़ाम के बारे में जानना है कि एग्ज़ाम कैसा है, बस वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे। और आपको एक मेंटर, एक गाइडेंस लेने के लिए एक मेंटर की भी ज़रूरत है कि मुझे इस प्रकार से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। तो वो आप यूट्यूब से किसी से भी आपको मेंटर ले सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक खान सर हो गए, ओझा सर हो गए, आईएएस दिव्या कृति सर हो गए। ऐसे बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको मेंटर और गाइडेंस देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस बहुत बड़ी दिक्कत देता है इस एग्जाम में। बहुत बड़ी मिस्टेक है लैक ऑफ गाइडेंस। बिना गाइडेंस के आप कुछ भी स्टार्ट कर ही नहीं सकते। गाइडेंस होना चाहिए, गाइडेंस इज़ नेसेसरी। मेरे भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, मैंने भी शुरुआत करते हुए बहुत सारे मेंटर्स, और मैं आज भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो कि बिना गाइडेंस के आप स्टार्ट कर लोगे तो इतना कैजुअली ये एग्ज़ाम नहीं है कि बिना गाइडेंस के ही हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इतना कैजुअली इस एग्ज़ाम को मत लीजिए। एग्ज़ाम को समझिए, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस को कैसे एनालाइज करें, उनकी क्या डिमांड है, वो एक एस्पिरेंट से क्या टारगेट करते हैं। आखिर यूपीएससी एक एस्पिरेंट से क्या टारगेट करता है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे दिखने चाहिए, प्रीलिम्स में कैसे तैयार करें, बेस की कैसे तैयारी करें, पर्सनैलिटी टेस्ट की कैसे तैयारी करें। कुछ एस्पिरेंट्स तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे, कि पहले बेस पढ़ेंगे, कि पहले पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयारी प्रीलिम्स और बेस के साथ साथ करते रहिए। जब आपका एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा उससे 4 या 6 महीने पहले आप एक एग्ज़ाम को ले लीजिए। जैसे 6 महीने पहले आप प्रीलिम्स के लिए बैठ गए, फिर प्रीलिम्स देकर आपने बेस की तैयारी की, फिर बेस देकर आपने पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी की। लेकिन आप जैसे 3-4 साल पहले ही बच्चे से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंने 3 साल पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो मैं अभी प्रीलिम्स और बेस साथ साथ लेके चलता हूँ। जिससे मेरा क्या है कि दोनों ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती रहती है और हर तरह के सब्जेक्ट, हर तरह के टॉपिक साथ साथ चलते हैं। अब साथ साथ लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 सब्जेक्ट एक ही साथ पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको बेसिक्स कंप्लीट करनी पड़ेगी पहले। यूपीएससी की बेसिक्स में आपके लिए 9th 10th 11th 12th के सोशल साइंस और जनरल नॉलेज की बुक्स है, वो जो है वो सब बेसिक्स है यूपीएससी की। ये सब आपको पहले 6-8 महीनों में पहले लाइन बाय लाइन आप पे उसकी कमांड रखनी ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, तभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी मेरे 6 महीने हुए, मेरे बेसिक्स भी कंप्लीट नहीं हुए अभी। आपको एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना है और कैसे कैसे फैक्चुअल, कैसे कैसे इशू बेस्ड होते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब्जेक्टिव के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, कैसा डाटा आपके पास होना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेबसाइट से आपको लेना है, कैसे कौन कौन से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। ग्राउंड पे है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें यार। आप ग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हो, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो। और काफ़ी बच्चे ये भी है, काफ़ी एस्पिरेंट्स ये भी सोचते हैं कि एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करते हैं, सीधा हम अपर लेवल की बुक्स, एडवांस बुक्स पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एनसीईआरटी को आपने नेगलेक्ट कर दिया। एनसीईआरटी लेके चलनी ही चलनी है। जब तक बेसिक्स को आप मजबूत नहीं कर पाओगे तब तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। याद रखना, ऑप्शनल एक ऐसा एग्ज़ाम है, दोनों ऑप्शनल, जो बेस के 1/3 मार्क्स कवर करते हैं।
तो आप जब आप बेसिक्स कवर करोगे तो आपको पता चलेगा आप किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, आपका कौन सा सब्जेक्ट आपके हाथ में बैठा हुआ है, उन्हीं सब्जेक्ट को आप ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, वो विषय जो दो लोग प्रीलिम्स बेस में आते हो, जो प्रीलिम्स में भी जो सिलेबस आ रहा हो, बेस में भी सिलेबस आ रहा हो, वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको साथ साथ लेकर चलो, सब्जेक्ट वाइज चलो। ये नहीं आप 10 सब्जेक्ट एक ही साथ लेके चल रहे हो, एक हफ्ते में आप 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नहीं, एक हफ्ते में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट ही किया है। आगे प्रोसीड करने वाले के साथ साथ पीछे वाले को भी साथ लेकर चलो। ये नहीं आपने जियोग्राफी कंप्लीट कर ली, आप हिस्ट्री में चले गए, जियोग्राफी भूल गए, या आप पॉलिटिकल साइंस में चले गए तो हिस्ट्री भूल गए। आपको पीछे के भी साथ साथ लेके चलना है, आपको एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, मतलब साथ साथ लेके चलना है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है, सिलेबस कैसे स्ट्रेटजी बनाए, एग्जाम को कैसे एनालाइज करें, इन सब टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए।